हाँ जी बच्चों, हेडिंग देख रहे हो। बुक 3 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। बुक 3 में पहला चैप्टर है बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। बुक का नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो हम कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं उनका एनालिसिस जो है वो इस बुक में करते हैं विद द हेल्प ऑफ टूल्स ऑफ एनालिसिस। टूल्स ऑफ एनालिसिस में कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स हैं तुम्हारे 12th क्लास के कोर्स में। रेशियो एनालिसिस दैट इज अकाउंटिंग रेशियोज है, वो हम आगे वाले लेक्चर्स में करेंगे। देन वी हैव कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, तो ट्राई टू कंसंट्रेट ऑन दिस फर्स्ट चैप्टर दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी। इस पर कंसंट्रेट करना बच्चों, जिसमें कंपनीज की बैलेंस शीट सीखेंगे और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस सीखेंगे। इसमें बेसिकली कंटेंट्स क्या क्या आते हैं, किस तरीके से बैलेंस शीट प्रिपेयर होती है बच्चों, फिर बैलेंस शीट प्रिपेयर होने के बाद किस तरीके के क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ सकते हैं। इस चीज़ को लेके 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, 3 to 4 क्वेश्चन आ जाते हैं बच्चों इस चैप्टर में से। 3 मार्क्स का चैप्टर है ये, लगा के चलो मिनिमम 3 मैक्सिमम 4 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं। तो ध्यान से देखना बच्चों, सबसे पहले मैं कंपनीज बैलेंस शीट बनाऊंगा, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाऊंगा, उसके कंटेंट्स का डिस्कशन करेंगे। हम क्या करेंगे जी? कंटेंट्स का डिस्कशन। 20 मार्क्स की बुक में सबसे पहला चैप्टर है, उसके अंदर सबसे पहली चीज आती है बच्चों कंपनीज बैलेंस शीट। क्या आती है बच्चों जी? कंपनीज बैलेंस शीट। ठीक है जी। देखना बच्चों ध्यान से, we would be requiring full board for it. It is prepared according to part 1 of schedule 3 of the Companies Act 2013। कंपनीज एक्ट नया आया था बच्चों, रिवाइज हुआ था 2013 में। कब हुआ था बच्चों? 2013 में। ठीक है जी। पार्ट 1 ऑफ शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट गिवन है। क्या है बच्चों? बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट गिवन है। ध्यान से देखना, सबसे पहले ऊपर आएगा बच्चों नेम ऑफ द कंपनी, बैलेंस शीट as at, got it all of you? ठीक है बच्चों जी। सबसे पहले आएगा जी पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसे ताकि लिखने में आसानी रहे हमें। नोट नंबर, देन वी हैव करंट ईयर फिगर्स इन रुपीज। क्या बच्चों जी? इन रुपीज का साइन आ जाएगा। देन वी हैव प्रीवियस ईयर फिगर्स। फिर क्या आ जाएंगी बच्चों जी? प्रीवियस ईयर की फिगर। बैलेंस शीट में हम एज एट या एज ऑन लिखते हैं। पर्टिकुलर्स आता है, नोट नंबर आता है, करंट ईयर की फिगर्स आएंगी, प्रीवियस ईयर की फिगर्स आएंगी। क्लियर? सबसे पहले हेडिंग बैलेंस शीट के अंदर होती है बच्चों शेयर होल्डर्स फंड। सॉरी,
इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिख दूंगा, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, क्योंकि पहले स्टार्ट होगा लायबिलिटी साइड से। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड एंड लायबिलिटीज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने शेयर होल्डर्स फंड को हटा दिया। शेयर होल्डर्स फंड को हम इक्विटी भी बोलते हैं। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज, सबसे पहली चीज है बच्चों इक्विटी, तो अब यहां पे लिख देता हूं इक्विटी और शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड्स, जो कि शेयर होल्डर के फंड्स होते हैं, वो सारी चीजें इसमें आएंगी। क्या क्या आएगा ध्यान दो, 3 चीजें आती हैं बच्चों इसके अंदर। सबसे पहले आती है बच्चों शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। दूसरी चीज आएगी बच्चों रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तीसरी चीज है बच्चों मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, शेयर वारंट्स। ठीक है जी। अब हम इनकी एक्सप्लेनेशन भी साथ के साथ ही करते रहेंगे, बैलेंस शीट भी बनाते रहेंगे, एक्सप्लेनेशन भी करते रहेंगे। ये स्पेस मैंने इसलिए छोड़ा बच्चों, ठीक है जी। बैलेंस शीट एज एट की हेडिंग तो चलो इसके ऊपर ही लिख देते हैं वैसे, क्योंकि बैलेंस शीट हम इस साइड बनाते रहेंगे और एक्सप्लेनेशन इस साइड बनाते रहेंगे, ताकि तुम्हें समझने में आसानी रहे। सबको वॉइस क्लियर है ना? ओके, ठीक है बच्चों जी। तो सबसे पहली चीज आती है जी शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। तुमने 11th क्लास में बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा था बच्चों, 2 टाइप की शेयर कैपिटल होती है। कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। सबसे पहला होता है जी इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर होता है बच्चों जी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल ओनर्स फंड होता है, जो ओनर्स होते हैं कंपनी के, जो मेनली इक्विटी खरीदते हैं, उन्हें इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इन्हें पहले प्रेफरेंस दी जाती है अगर एट द टाइम ऑफ डिल्यूशन प्रेफरेंस शेयर मतलब वालों की लायबिलिटी हम पहले पे करते हैं रादर देन इक्विटी शेयर कैपिटल वालों की। देन इस शेयर कैपिटल की हेडिंग के अंदर कॉल्स इन एरियर भी आएगा। इट इज डिडक्टेड, माइनस हो जाता है ये फॉर द कैलकुलेशन ऑफ शेयर कैपिटल इन द नोट्स टू अकाउंट्स। क्या बच्चों? इन द नोट्स टू अकाउंट्स में कॉल्स इन एरियर माइनस हो जाएगा और शेयर्स फॉरफिटेड ऐड हो जाता है। अभी चैप्टर 1 में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चों बोर्ड के पेपर में या स्कूल के पेपर में, वो 1-1 मार्क के इसी तरीके से आएंगे कि कौन सी आइटम किसके अंदर आएगी। ज्यादा से ज्यादा एड लेस पूछ लिया तो कॉल्स इन एरिया क्या होता है बच्चों? माइनस। शेयर फॉर फीचर क्या होता है बच्चों? प्लस। कॉल्स इन एरिया क्या होता है बच्चों जी? माइनस। और शेयर फॉर फीचर क्या होता है बच्चों जी? प्लस। तो ये सारी आइटम जो हैं, ये 4 आइटम है शेयर कैपिटल के अंदर आती हैं। पहली आइटम क्या? इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या बच्चों? इक्विटी शेयर कैपिटल। दूसरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। दूसरा क्या बच्चों? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तीसरा कॉल्स इन एरियर माइनस शेयर फॉरफिटेड ऐड। क्या बोला बच्चों? कॉल्स इन एरियर माइनस शेयर्स फॉरफिटेड ऐड। गॉट इट? ये चारों आइटम समझ में आई शेयर कैपिटल के अंदर की? क्लियर? शेयर कैपिटल में ये 4 आइटमें आएंगी, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कॉल्स इन एरियर, शेयर फॉरफिटेड। क्लियर है? सेकेंड आइटम तुम्हारे पास थी बच्चों रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस, हम कंपनी के अंदर रिजर्व्स क्रिएट करते हैं टू मीट आवर
फ्यूचर अनसर्टेनिटीज, फ्यूचर लाइबिलिटीज मीट करने के लिए, अनफोर्सीन लाइबिलिटीज मीट करने के लिए, आउट ऑफ प्रॉफिट क्रिएट किए जाते हैं। कैसे क्रिएट करे जाते हैं बच्चों? आउट ऑफ प्रॉफिट। तो इसलिए ये ओनर्स फंड का एक तरीके से शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट होता है। इसके अंदर जनरल रिजर्व, कंटिंजेंसी रिजर्व, general reserve, contingency reserve, then we have our debenture redemption reserve। कई स्कूल्स में ये वाली बुक पहले शुरू करा देते हैं तो उनको काफी हेल्प हो जाएगी बच्चों। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, जनरल रिजर्व बड़े सारे स्कूल्स में पहले शुरू करा दी है बुक। स्टूडेंट्स कह रहे थे मेरे को कि सर ये वाली बुक भी कराओ, तो चलो। तो जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है बच्चों जी। कैपिटल रिजर्व इज ऑल्सो इन देयर, ओके जी। फिर सरप्लस, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का अगर कोई सरप्लस का बैलेंस है तो वो भी यहाँ पे आएगा। अगर डेफिसिट का बैलेंस है तो वो माइनस हो जाएगा। सरप्लस और डेफिसिट दोनों बैलेंसेस यहीं आते हैं बच्चों। सरप्लस और डेफिसिट दोनों बैलेंसेस यहीं आते हैं। तो अब तक हमने पढ़ा जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और डेफिसिट। क्लियर है? उसके बाद ध्यान दो, सी डी ई एफ जी, रीवैल्यूएशन रिजर्व। जब हम असेट्स को, लायबिलिटीज को रीवैल्यू करते हैं तो उसके लिए रीवैल्यूएशन रिजर्व भी बना देते हैं कभी कभार प्रॉफिट में से। तो रीवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग, शेयर ऑप्शंस आउटस्टैंडिंग, ये बेसिकली 7 टाइप के रिजर्व हैं बच्चों। जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सरप्लस दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या फिर डेफिसिट हो, रीवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग। इसके अलावा अगर कोई भी स्पेसिफिक नेचर का रिजर्व है, क्या है बच्चों? कोई भी स्पेसिफिक नेचर का अगर रिजर्व है तो वो रिजर्व हम यहाँ पे शो कर देते हैं। ठीक है जी, वो रिजर्व हम यहाँ पे शो कर देते हैं, कोई भी अगर स्पेसिफिक नेचर का रिजर्व है तो। क्लियर है बच्चों? बेसिकली ये 7 टाइप के रिजर्व्स होते हैं या 8 टाइप के। यहाँ पे मैंने 8 मेंशन करे हैं तुम्हें। जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को डीआरआर भी कहते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को सीआरआर भी बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व, सरप्लस या डेफिसिट हो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, उसका बैलेंस पड़ा हुआ हो। एक होता है बच्चों नेट प्रॉफिट, एक होता है सरप्लस या उसका बैलेंस। तो नेट प्रॉफिट जो होता है उस बैलेंस में इंक्लूड हो जाता है, नेट लॉस जो होता है उस बैलेंस में से माइनस। ठीक है, डेफिसिट का मतलब लॉस चलता हुआ आ रहा है। देन वी हैव रीवैल्यूएशन रिजर्व, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, और 9वीं चीज, 9th चीज मैंने क्या बोली बच्चों? एनी अदर स्पेसिफिक रिजर्व। ये सारी चीजें रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग के अंदर आ जाती है। क्लियर है बच्चों? ये दोनों चीजें क्लियर हुई, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। थर्ड इज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये एक हेडिंग है, शेयर वारंट्स होते हैं, उसके अगेंस्ट में अगर मनी रिसीव होगी तो वो उसके अंदर आएगी। ठीक है जी, ये कभी भी अभी तक सीबीएसई ने ऐसा कोई सर्कुलर नहीं निकाला कि ये जो थर्ड पार्ट है इसकी अकाउंटिंग या इसकी कुछ
जिसे कहते हैं अकाउंटिंग का क्वेश्चन तुम्हें बोर्ड के पेपर में आएगा, ठीक है जी। लेकिन फिर भी दिमाग में रखना मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स इक्विटी या शेयर होल्डर्स फंड की हेडिंग के अंदर आता है, इसके अंदर कुछ नहीं है, तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट प्रॉपरली, ठीक है जी। इसके अंदर कुछ नहीं आएगा, लेकिन शेयर कैपिटल में ये 4 चीजें, रिजर्व कैपिटल में रिजर्व्स एंड सरप्लस में ये 8 चीजें। इन 8 चीजों के बाद जो 9वीं चीज मैं कहूंगा बच्चों, वो कहूंगा एनी अदर स्पेसिफिक रिजर्व। क्या कहूंगा जी? एनी अदर स्पेसिफिक रिजर्व। क्लियर है? समझ में आई बात के लिए? ये नोट कर सकते हो। ओके, दूसरी हेडिंग आती है बच्चों मेरी एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसका मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर शेयर्स की मैंने एप्लीकेशन मनी मंगा ली, लेकिन अब तक उनको अलॉटमेंट नहीं की। क्या नहीं की बच्चों? अलॉटमेंट नहीं की। जब तक अलॉटमेंट नहीं करोगे, कॉल्स नहीं मंगाओगे, वो मेरी शेयर कैपिटल में तो इंक्लूड होगी नहीं, तो वो मेरी एक तरीके से लाइबिलिटी बनी पड़ी रहेगी। फर्स्ट के बाद ये सेकेंड हेडिंग आएगी, ठीक है। इसके अंदर की ऐसी कोई आइटम नहीं है, सिर्फ एप्लीकेशन मनी जिनको अब तक अलॉटमेंट नहीं करा मेरी लाइबिलिटी होती है, एज इट इज लिखा है। क्लियर है बच्चों? तीसरी हेडिंग में हमारा आएगा बच्चों नॉन करंट लायबिलिटीज। अब हम लायबिलिटीज पे आ गए बच्चों। इक्विटी को हमने छोड़ दिया, इक्विटी कर लिया, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट हो गई। अब नॉन करंट लायबिलिटीज पे आ गए। किस पे आ गए जी? नॉन करंट लायबिलिटीज पे। अब इसकी एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। मैं थोड़ा सा आराम से इसलिए करा रहा हूं ताकि तुम ये प्रॉपरली नोट कर पाओ अच्छे से। बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं, सिर्फ दिमाग में बिठाना पड़ता है। अगर तुम ये लेक्चर्स को 3 से 4 बार व्यू करके देखकर अच्छे से रिवाइज कर लोगे, अच्छे से पढ़ लोगे, तो तुम्हें बड़ी इजीली समझ में आ जाएगी ये चीज बच्चों, ठीक है जी। तो पहले आ गई जी नॉन करंट लायबिलिटीज। क्या आ गई बच्चों? नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर आता है जी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्या आता है बच्चों? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है जी। जो चीजें हमने बोरो कर रखी हैं, क्या कर रखी है जी? बोरो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। फिर आता है बच्चों जी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है जी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या है? इसकी हेडिंग के अंदर है कुछ नहीं, लेकिन क्या होता है जब अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम से ज्यादा हो जाती है। क्या बोला? अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम से ज्यादा हो जाएगी जब, तो ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी। जब टैक्सेबल इनकम अकाउंटिंग इनकम से ज्यादा हो जाएगी तो डेफर्ड टैक्स असेट क्रिएट होगी, तो वो नॉन करंट असेट में आएगा और ये नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा। इसकी भी अकाउंटिंग जो है वो 12th क्लास में नहीं आएगी बच्चों, ये चीज अपने दिमाग में रखना। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी की भी अकाउंटिंग तुम्हारे को 12th क्लास में नहीं आएगी, ठीक है जी। तीसरी हेडिंग है बच्चों अदर नॉन करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ठीक है जी। ये 4 चीजें आती हैं नॉन करंट लायबिलिटीज में। पहला लॉन्ग टर्म बोरोइंग, पहला क्या बच्चों? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज। चौथी हेडिंग होती है जी
एक तरीके से लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये होगी बच्चों हेडिंग्स, ये होगी बच्चों सब हेडिंग्स। क्वेश्चन आएगा कैसे आता है, सब हेड बताओ, मेन हेड बताओ, सब हेड बताओ या हेड बताओ। तो ये हो गए बच्चों हेडिंग्स, इक्विटी और शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरा नॉन करंट लायबिलिटीज। सब हेड्स क्या हो गए, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, ये हमने एक्सप्लेन कर लिया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। क्लियर है बच्चों? अब ध्यान से देखना, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले एक्सप्लेन करता हूं बच्चों लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बोरोइंग्स मतलब उधार लेना, लॉन्ग टर्म मतलब बड़े बड़े पीरियड के लिए, 3-4 साल, 1 साल से ज्यादा, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल। इसकी कैटेगरी में सबसे पहला आ जाता है बच्चों डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स। क्या लिखूंगा बच्चों जी, पब्लिक डिपॉजिट्स। क्या क्या बच्चों, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स और पब्लिक डिपॉजिट्स। अगली चीज, जितने भी लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये मेरे लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए। किससे बच्चों, बैंक से हो गए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हो गए। LIC भी लोन देती है। एक है बच्चों टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, DHFL है, हालांकि वो डूब गया है, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, DHFL। शाहरुख खान अब अगर ऐड करने जाता है किसी की तो वो चीज डूब जाती है। ठीक है बच्चों, तो लॉन्ग टर्म लोन्स फ्रॉम बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए। ये सारी चीजें मेरी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर इंक्लूड होती हैं। किसके अंदर इंक्लूड होती है बच्चों, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर। क्लियर है बच्चों ये? तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर 4 चीजें इंक्लूड होती थी, डिवेंचर्स, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए। क्या हो गए बच्चों, लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए हमारे। ठीक है जी, बैंक से लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए, कहीं से भी लिए, लॉन्ग टर्म होने चाहिए, 1 साल से ज्यादा। क्या बच्चों जी, 1 साल से ज्यादा, 1 साल से ज्यादा। ओके, क्लियर है? उसके बाद डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी तुम्हें बता दिया मैंने, जब अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम से ज्यादा हो जाती है तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होती है। अदर नॉन करंट लायबिलिटीज में वो लायबिलिटीज आती हैं, क्या आती हैं जी, वो लायबिलिटीज जो 1 साल से ज्यादा की हो जाए। मान लो कोई ट्रेड पेबल हो गया, क्या हो गया बच्चों, कोई ट्रेड पेबल। अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल फॉर मोर देन 1 ईयर, फॉर मोर देन 1 ईयर, ये आ जाएगा अदर नॉन करंट लायबिलिटी में। ठीक है जी, तो जो चीजें यहाँ पे नहीं आ रही, ठीक है जी, और लेकिन वो एक थी करंट, लेकिन वो 1 साल से बाद में पे करनी है, तो वो अदर नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर आ जाती है। क्लियर? अगला आता है बच्चों जी लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। क्या आता है जी, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब तुम्हें ध्यान होगा 11th क्लास में अकाउंटेंसी में डेप्रिसिएशन के बाद वाला चैप्टर होता था प्रोविजन एंड रिजर्व। क्या होता था बच्चों, प्रोविजन एंड रिजर्व। प्रोविजन क्या था बच्चों, चार्ज ऑन प्रॉफिट। रिजर्व क्या था, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। प्रोविजन होता था नॉन लायबिलिटी के लिए, रिजर्व होता था अननोन लायबिलिटी के लिए। रिजर्व को हम आउट ऑफ प्रॉफिट बनाते थे, वो आगे यूज हो सकता था फर्दर बिजनेस के एनहांसमेंट के लिए, लेकिन प्रोविजन के साथ ऐसा नहीं होता। तो कई प्रोविजंस लॉन्ग टर्म बनाए जाते हैं, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए,
जैसे कि प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो गया, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, लॉन्ग टर्म भी होता है बच्चों और शॉर्ट टर्म भी होता है। प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस बच्चों लॉन्ग टर्म भी होता है और शॉर्ट टर्म भी होता है। प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस लॉन्ग टर्म भी होता है और शॉर्ट टर्म भी होता है। तो कोई भी प्रोविजन जो 1 साल से ऊपर जा रहा हो, क्या जा रहा हो, 1 साल से ऊपर जा रहा हो, 1 साल से ज्यादा के लिए जा रहा हो, तो वो क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस की कैटेगरी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस की कैटेगरी में आ जाएगा। क्लियर है बच्चों ये थर्ड वाला पॉइंट? पक्का बात समझ में आ रही है? बैलेंस शीट हमारी कॉन्टिन्यूड है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। 1 क्या था, इक्विटी और शेयर होल्डर्स फंड। सेकंड क्या है, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड क्या है बच्चों, नॉन करंट लाइबिलिटीज। क्या है बच्चों जी, नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब आप देखो फोर्थ आइटम, अभी बैलेंस शीट चल रही है हमारी, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज खत्म नहीं हुई है। अभी हमारी फोर्थ आइटम आएगी बच्चों, चौथी मेन हेडिंग आएगी, चौथा मेन हेड आएगा फोर्थ हेड आएगा बच्चों इसके अंदर करंट लायबिलिटीज। पढ़ा था ना करंट लायबिलिटीज, 11th क्लास में भी पढ़ा था। जो लायबिलिटीज 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है, क्या करनी है बच्चों, जो 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है, वो सारी मेरी क्या हो जाती थी, करंट लायबिलिटीज। सबसे पहली चीज इसके अंदर आती है बच्चों शॉर्ट टर्म बोरोइंग। क्या आती है बच्चों जी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। सेकंड हेडिंग आती है बच्चों इसके अंदर ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल्स, ठीक है जी। तीसरी हेडिंग आती है बच्चों अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज। चौथी हेडिंग है बच्चों इसके अंदर शॉर्ट टर्म प्रोविजन। जैसे लॉन्ग टर्म प्रोविजन होते थे वैसे ही शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी होते हैं। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस अदर नॉन करंट लायबिलिटी में आ जाएंगे, शॉर्ट टर्म प्रोविजन करंट लायबिलिटी में आ जाएंगे। अदर नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज में अदर करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। ट्रेड पेएबल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नॉन करंट, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स करंट। ट्रेड पेएबल्स करंट, अदर करंट लायबिलिटीज करंट लायबिलिटीज। फोर्थ इज शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेएबल, अदर करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। समझ में आई बात? अब एक एक करके डिस्कशन लेते हैं इनका। सबसे पहली चीज आती है बच्चों शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। क्या आती है जी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर बच्चों पहली चीज आ गई बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट जो 11-12 महीने के लिए मैक्सिमम दिया गया हो। किसके लिए दिया गया हो, 11 या 12 महीने के लिए मैक्सिमम दिया गया हो बच्चों। बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर क्या आता है, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। ध्यान में रखना ये चीज, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। उसके बाद दूसरी चीज आ गई बच्चों मेरी ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल्स, ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स के अंदर क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल्स, ठीक है जी। फिर आता है बच्चों अदर करंट लायबिलिटीज, अदर करंट लायबिलिटीज छोटी छोटी, जैसे कि बच्चों आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए,
इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो गई, कॉल्स इन एडवांस हो गया। क्या हो गया बच्चों जी? कॉल्स इन एडवांस। क्या हो गया जी? कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस के बाद बच्चों हो गया इसके अंदर अनक्लेम्ड डिविडेंड। अनक्लेम्ड डिविडेंड या अनपेड भी बोलता हूं। क्या बोलता हूं इसे? अनपेड डिविडेंड भी बोलता हूं, अनक्लेम्ड डिविडेंड भी बोलता हूं। इंटरेस्ट ड्यू, इंटरेस्ट ड्यू ऑन सिक्योरिटीज, ऑन लोन, डिवेंचर्स पे, बॉन्ड्स पे, लोन्स पे जो इंटरेस्ट ड्यू है, ठीक है, या टू बी पेड है, नॉट ड्यू है। मान लो कोई इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है मान लो जून में या दिसंबर में या बीच में सितंबर में, तो अभी वो ड्यू तो नहीं हुआ, ड्यू तो नहीं हुआ, लेकिन टू बी पेड है ना, विद इन ईयर पे करना है, तो इंटरेस्ट ड्यू भी आ जाता है ऑन सिक्योरिटीज, या एक्रूड भी आ जाएगा, या नॉट ड्यू भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी? नॉट ड्यू भी आ जाएगा बच्चों इसके अंदर, ठीक है जी। अदर करंट लायबिलिटीज में सिक्योरिटीज ड्यू फ्रॉम फॉर पेमेंट, ड्यू फॉर पेमेंट इन द करंट ईयर, इन द करंट ईयर में जो पे, अब जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिवेंचर्स हैं या बॉन्ड्स हैं, पड़े हुए अभी उनका टर्म पीरियड है, ड्यू नहीं है, लेकिन मान लो 30 जून जो हमारा करंट ईयर चल रहा है 30 जून 2020 को पे करना है, 30 सितंबर 2020 को पे करना है, तो वो करंट ईयर में पेड हो जाएगा। तो इसलिए जब ईयर की एंडिंग हो रही होगी, ठीक है जी बच्चों, तो वो हम करंट लायबिलिटी में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि हमें वो साथ के साथ ही क्या करना है जी? पे करना है इस साल के अंदर अंदर। समझ में आई बात कि नहीं है? तो सिक्योरिटीज ड्यू फ्रॉम फॉर पेमेंट, तो ये सारी चीजें अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर आ जाती है, ठीक है बच्चों। ये पूरी लायबिलिटी साइड अभी एक्सप्लेन चल रही है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, ट्रेड पेबल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल आ गया। अदर करंट लायबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस, अनक्लेम्ड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड, इंटरेस्ट ड्यू ऑन सिक्योरिटीज और लोन, इंटरेस्ट और सॉरी सिक्योरिटीज ड्यू फॉर पेमेंट, ये सारी मेरी अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर है। तो ये सारे जो है बच्चों वो मेरे सब हेड है, दीज आर माय सब हेड्स, दीज आर माय सब हेड। कॉल्स इन एडवांस अदर करंट लायबिलिटीज में आ जाता है, अनक्लेम्ड अनपेड डिविडेंड अदर करंट लायबिलिटीज में आ जाता है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अदर करंट लायबिलिटीज में आ जाता है। क्लियर है बच्चों? कुछ कुछ दिमाग में बात बैठती है पक्का? अब लास्ट रह गया हमारा इसमें शॉर्ट टर्म प्रोविजन। क्या रह गया बच्चों? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ध्यान से देखना, ये नोट हो गया होगा सबका। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, क्या बच्चों जी? प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस। जो टैक्स मेरा करंट ईयर में पे होना है, क्या होना बच्चों जी? करंट ईयर में पे होना है, वो मेरा प्रोविजन फॉर टैक्स के अंदर आ जाता है। किसके अंदर आ जाता है बच्चों? प्रोविजन फॉर टैक्स के अंदर आ जाता है, ठीक है जी। प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस अगर शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है जी। अगर कोई एम्प्लॉय बेनिफिट का प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट लॉन्ग टर्म है तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में चला जाएगा।
शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आ जाएगा। क्लियर है जी? प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट या एनी अदर प्रोविजन कोई हो गया तो जो शॉर्ट टर्म बेसिस पे हो। किस पे हो बच्चों जी? शॉर्ट टर्म बेसिस पे, एनी अदर प्रोविजन। ये पूरी लायबिलिटी साइड तुम्हें मैंने एक्सप्लेन कर दी। इक्विटी एंड लायबिलिटीज पहली हेडिंग हमारी हो गई है। यहाँ पे हम इसका टोटल कर देंगे बच्चों। ये करंट ईयर की फिगर्स हो जाएंगी, ये प्रीवियस ईयर की फिगर्स हो जाएंगी। ये इसको हमने क्लोज कर दिया कि हमारी लायबिलिटी साइड, कौन सी साइड बच्चों? लायबिलिटी साइड जो है वो कंप्लीट हो गई। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। क्लियर है? ओके बच्चों, अब अगले पार्ट में हम असेट साइड शुरू करते हैं इसकी। ध्यान से देखना बच्चों, एसेट साइड को शुरू कर रहा हूं। एसेट साइड सेकेंड आ जाती है जी एसेट्स। क्या आ जाती है बच्चों? एसेट्स। ठीक है जी, क्या आ जाती है बच्चों जी? एसेट्स। मेन दो हेडिंग है यहाँ पे। कितनी हेडिंग है? मेन दो। एक नॉन करंट एसेट है बच्चों जी और एक करंट एसेट है। क्या है बच्चों जी? एक नॉन करंट एसेट है और एक करंट एसेट है। क्लियर है? तो सबसे पहली हेडिंग आती है बच्चों इसमें नॉन करंट एसेट्स। क्या आती है बच्चों जी? नॉन करंट एसेट्स। ठीक है जी, नॉन करंट एसेट। समझ में आ रहा है सबको? ओके, नॉन करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, intangible fixed assets, capital work in progress, WIP is capital work in progress, intangible asset under development, अंडर डेवलपमेंट। ठीक है बच्चों, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इनटेंजिबल असेट, इनटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। ठीक है जी, ये सारी चीजें मेरी फिक्स्ड असेट्स के अंदर आती है। किसके अंदर आती है बच्चों? फिक्स्ड असेट्स के अंदर आ जाती हैं। अब एक एक करके इनको लेते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं बच्चों टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के अंदर। तुम्हें पता है ये चीज, तुम अपने आसपास देखते हो, एक बिजनेस की, एक कंपनी की टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हो जाएंगी बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, बिजनेस प्रीमाइसेस, कंप्यूटर एंड इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, एक्सेट्रा। जो भी मैं देख सकता हूं जिनकी एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, वो सारी चीजें टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आती हैं। किसके अंदर आती हैं बच्चों? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के अंदर। फिर आती है बच्चों इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के अंदर मेरा
गुडविल, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट राइट्स, पेटेंट्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। क्या बच्चों? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, तुम्हारी एप्स, ठीक है ना, तुम्हारी एप्स। जूम ऐप पे हम क्लासे लेते हैं, ठीक है जी, हैंग आउट मीट पे, गूगल्स मीट पे क्लासे लेते हैं। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, ये सारी चीजें मेरी इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आती हैं, ठीक है बच्चों। कोई भी डिश तुमने मान लो पेटेंट करा रखी है अपने लिए, ठीक है जी, कोई भी इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट है, लाइक जैसे कि कोई बंदा बुक लिख रहा है तुम्हारे लिए, कॉपीराइट्स हो गए, कॉपीराइट्स, ये सारी चीजें इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के अंदर आती है बच्चों, ठीक है जी। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर भी इंटेंजिबल एसेट के अंदर आता है। विंडोज 10, विंडोज 11, इसका इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट है। किस कंपनी की? माइक्रोसॉफ्ट की। किसकी है बच्चों? माइक्रोसॉफ्ट की, ठीक है। किसी भी कंपनी की उसकी गुडविल, ट्रेडमार्क्स, अगर वो वैल्यू हो रही है, पेटेंट करा रखा है कई कई चीजों को, तो वो इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट है उनकी। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो ये सारी चीजें इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में आती हैं। कोई भी फिक्स्ड एसेट अंडर डेवलपमेंट है तो वर्क इन प्रोग्रेस आ जाएगा, और अगर कोई इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट है तो वो इसके अंदर आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आई बात? फिर बी पॉइंट आता है इसके अंदर, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स का मतलब क्या हुआ? वो इन्वेस्टमेंट्स जो मेरी लॉन्ग टर्म है, जो मैं 1 साल से ज्यादा के लिए करके बैठा हूं। मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज में पैसे लगाए थे 2011 में। कब लगाए थे बच्चों? 2011 में। आज 2020 है, 9-10 साल से रख के बैठा हूं। क्या है? मेरी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। कंपनीज भी ऐसे इन्वेस्टमेंट करती है ताकि और कंपनीज में अपना स्टेक बढ़ा सके, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स करती है। लाइक जैसे कि तुम्हें भी पता ही चला होगा कि फेसबुक ने रिलायंस जियो में अपना स्टेक बढ़ा दिया, ठीक है जी। 9% के आसपास का रिलायंस ने अपना स्टेक जो है वो फेसबुक को दिया है। कई अभी तुम सुन रहे थे कि चाइना जो है कई कंपनीज में अपना स्टेक बढ़ा रही है, तो कंपनीज वहां से एग्जिट कर रही है। तो दैट इज वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हो गई, लॉन्ग टर्म पड़ी रहेंगी वहां पर, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया जी? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स जो है बच्चों वो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर, एसेट्स में, किसके अंदर बच्चों? एसेट्स के अंदर आ जाती है। फिर हमने पढ़ा था डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तुम्हें बताया था ऐसे ही होता है डेफर्ड टैक्स असेट। क्या होता है जी? डेफर्ड टैक्स असेट। जब टैक्सेबल इनकम अकाउंटिंग इनकम से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है जी, तो वहां से निकल के आता है बच्चों डेफर्ड टैक्स असेट। वो असेट्स के कॉलम के अंदर आएगा, इसकी अकाउंटिंग कभी नहीं आएगी, लेकिन ये एज एन आइटम असेट साइड पे तुम्हें याद करनी पड़ेगी बच्चों, ठीक है जी। नेक्स्ट हेडिंग, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। मान लो तुम अपने एम्प्लॉइज को, किसको जी? अपने एम्प्लॉइज को कोई लोन देते हो, एडवांसेस देते हो। देती है ना कंपनीज, गाड़ी खरीदने के लिए लोन देती है कम इंटरेस्ट रेट पे, घर खरीदने के लिए होम लोन वगैरह देती है कम इंटरेस्ट रेट पे। तो वो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस हो जाएंगे। कंपनी की असेट है ना, कंपनी को मिलना है। कई गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनीज ये फैसिलिटी देती है अपने एम्प्लॉयज को। मेरी मदर ने अपनी कंपनी से लोन लिया था जब उन्होंने कार खरीदी थी पहली हमारे घर के लिए, ठीक है। तो वो कंपनी से लिया, दैट इज इट वेरी लो इंटरेस्ट रेट। तो वो कंपनी के लिए क्या है? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस है, कंपनी की असेट है, इसलिए असेट्स के कॉलम में अंदर, ठीक है जी। फिर ई चेंज हो गया अदर नॉन करंट एसेट। अदर नॉन करंट एसेट्स, किसी से उधार का पैसा लेना है, 1 साल से ज्यादा का, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, धीरे धीरे करके आ रहा है, जो पड़ा हुआ है तो वो नॉन करंट एसेट उसका चलता रहे, ठीक है जी। ट्रेड रिसीवेबल कोई 3 साल वाले हैं, 4 साल वाले हैं, तो वो अदर नॉन करंट एसेट्स में आ जाएगी। क्लियर है बच्चों? तो ये चीज एक्सप्लेन करी क्या होती है टेंजिबल और इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट।
अब सेकंड हेडिंग क्या आते हैं इसके अंदर, क्या आ जाती है जी बच्चों, करंट एसेट्स। क्या आ जाती है बच्चों, करंट एसेट्स। क्लियर है, नॉन करंट एसेट्स हो गई हमारी। अब क्या आएगी बच्चों हमारी, करंट एसेट्स। क्या आएगी बच्चों हमारी, करंट एसेट्स। ध्यान रखना बच्चों, ऑर्डर बड़ा जरूरी है। इसी ऑर्डर में तुम्हें बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन करनी होती है। ठीक है जी, तो करंट एसेट्स अगला टॉपिक क्या आ गया बच्चों, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में सबसे पहली चीज आ गई करंट इन्वेस्टमेंट्स। करंट इन्वेस्टमेंट्स। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स क्या होता था, जो एक साल से ज्यादा के लिए। करंट इन्वेस्टमेंट्स क्या होगा, जो एक साल से कम के लिए। छोटी छोटी एफडीआर करा रखी है, 3 महीने, 6 महीने, 9 मंथ्स की, 11 मंथ्स की, 1 साल की मैक्सिमम। तो वो क्या हो जाएंगी मेरी करंट इन्वेस्टमेंट्स। क्या हो जाएंगी बच्चों मेरी करंट इन्वेस्टमेंट। मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, ऐसी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं जिनको हम जल्दी जल्दी 3 घंटे में बेच देते हैं, 1 दिन में बेच देते हैं, 4 दिन में बेच देते हैं, 1 महीने में 1 साल से पहले पहले अगर बेच रहे हैं तो वो करंट इन्वेस्टमेंट्स हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों मेरी करंट इन्वेस्टमेंट। मार्केटेबल सिक्योरिटीज कह सकता हूँ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोल सकता हूँ, करंट इन्वेस्टमेंट बोल सकता हूँ। ठीक है, ये 3 नाम होते हैं बच्चों करंट इन्वेस्टमेंट्स के। पहला करंट इन्वेस्टमेंट, दूसरा नाम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, तीसरा नाम मार्केटेबल सिक्योरिटीज। जो सिक्योरिटीज मार्केटेबल होती है, मार्केट में बिकने लायक होती हैं। ठीक है बच्चों जी, फिर उससे अगली चीज इसमें आती है बच्चों इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज हमारा हो गया स्टॉक। क्या हो गया जी, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंट्रीज हो जाएंगी हमारी। ठीक है जी, फिर तीसरी हेडिंग बच्चों इस चीज के अंदर आती है जी ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या आ जाएगा बच्चों जी, ट्रेड रिसीवेबल्स। क्या आ जाएगा बच्चों जी, ट्रेड रिसीवेबल्स। फिर चौथी हेडिंग आ जाती है बच्चों इसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। फिफ्थ हेडिंग शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या हो गया, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस होते थे, लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है एम्प्लॉइज को। ठीक है जी, शॉर्ट टर्म हो गए तो शॉर्ट टर्म के लिए लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर। तो करंट एसेट्स की डेफिनेशन में ये होता है बच्चों, जो कन्वर्टेबल इनटू कैश हो जाए 1 साल के अंदर अंदर, वो मेरी क्या होगी, करंट एसेट्स होगी। ठीक है जी, तो ऐसे ही शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी आते हैं बच्चों, और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस भी आते हैं। ठीक है बच्चों जी, छठी हेडिंग अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स। ठीक है जी, ध्यान से देखना, अब इनकी एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे हम धीरे धीरे करके। करंट इन्वेस्टमेंट की एक्सप्लेनेशन में वो इन्वेस्टमेंट जो 1 साल के अंदर अंदर हम रियलाइज करा देते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी बोलते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। इन्वेंट्रीज हो जाता है मेरा क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक की वैल्यू कितनी है। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल समझने वाला है बच्चों, ध्यान से देखना। ट्रेड रिसीवेबल में आ जाएगा बच्चों डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। जो 1 साल के अंदर अंदर हमें ट्रेड के थ्रू रिसीव होना होगा, वो डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल, किसी को उधार दे रखा है। अगली हेडिंग आती है बच्चों कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डिमांड ड्राफ्ट, डीडी बोलते हैं ना बच्चों, डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है जी, ये सारे मेरे कैश, कैश इन हैंड तो हो गया क्या बच्चों, कैश, और कैश इक्विवेलेंट्स में क्या आ जाएगा, जो कैश बैंक में बचा है या जो डिमांड ड्राफ्ट के रूप में है। किस में रूप में है, डिमांड ड्राफ्ट के रूप में मेरे पास पड़ा हुआ है।
शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में वो लोन्स एंड एडवांसेस जो हमने एम्प्लॉयज को दे रखे हैं शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, किसके लिए? शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, वो इसमें आ जाएगा। अदर करंट असेट्स, अदर करंट असेट्स देखना बच्चों, अदर करंट असेट्स के अंदर मेरे पास प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, एक्रूड इनकम है, क्या है बच्चों जी? एक्रूड इनकम है, प्रीपेड एक्सपेंस है बच्चों, एक्रूड इनकम है बच्चों, क्या है बच्चों जी? इनकम ऐसी जो मुझे अभी रिसीव होनी है, क्या बोला बच्चों? अभी रिसीव होनी है, वो मेरी एक्रूड इनकम में आ जाएगी। किस में आ जाती है बच्चों? एक्रूड इनकम में। क्लियर है? प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम। कोई डिविडेंड अगर रिसीवेबल है, वही एक्रूड इनकम ही हो गया वैसे वो, लेकिन कभी कभार अलग फॉर्म में भी गिवन हो जाता है। डिविडेंड रिसीवेबल, डिविडेंड रिसीवेबल। अदर करंट असेट्स के अंदर प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, डिविडेंड रिसीवेबल, ये सारी चीजें आ जाती हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट पूरा कंप्लीट हो गया बच्चों, टोटल हो गया, यहां पर बंद कर दिया इसको हमने। टोटल असेट्स इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटीज होना चाहिए। क्लियर है? अंदर की आइटम साथ के साथ ही एक्सप्लेन करी थी बच्चों तुम्हें। इसके अलावा कई कई होती है मेरी कंटिंजेंट लायबिलिटीज, कंटिंजेंट लायबिलिटीज। कंटिंजेंट लायबिलिटीज प्रपोज डिविडेंड कंटिंजेंट लायबिलिटी में आता है। अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स, अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑन शेयर्स, ठीक है जी। वो चीज है, मान लो कोई कंपनी के ऊपर केस चल रहा है किसी एम्प्लॉय का, ठीक है, कंपनी को उसे कंपनसेशन पे करना पड़े ना पे करना पड़े, डिपेंड्स अपॉन द कोर्ट केस, दैट इज नोन एज कंटिंजेंट लायबिलिटी विच मे और मे नॉट हैव टू पे, ठीक है, विच मे और मे नॉट हैव टू पे, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें कंटिंजेंट लायबिलिटी के अंदर आ जाती हैं। ये हमने बैलेंस शीट पढ़ी बच्चों, बैलेंस शीट के कंटेंट्स पढ़े, बैलेंस शीट के सब हेड, मेन हेड क्या होता है, सब हेड क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन में तुम्हें ऐसे ही आएगा, मेन हेड बताना पड़ेगा आइटम का या सब हेड बताना पड़ेगा। तो ये तुम्हें इसी तरीके से याद करना पड़ेगा जैसे जैसे तुम्हें मैंने एक्सप्लेन करा था साथ में। क्लियर है? बैलेंस शीट कुछ कुछ समझ में आई। नेक्स्ट लेक्चर में अभी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना शुरू करेंगे। गॉट इट ऑल ऑफ यू? ठीक है बच्चों।